आलोचना करना नहीं है, मान्यवर सुझाव देना है। चूंकि आलोचना करना अथवा सुझाव देना है। माननीय मंत्री जी ने बहुत जगह काम किया है और मान्यवर मंत्री जी का एक्सपीरियंस देश विदेश से लेकर हर जगह तक का है। जहां गुजरात में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, वहीं देश के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों में माननीय मंत्री जी ने सेवाएं दी हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, क्योंकि आप इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और जब इसको भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं और जब जनसंख्या के अनुपात से देखते हैं, तो ये देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। और इतने बड़े सूबे में अगर आप देखेंगे तो कोई पढ़ाई के कारण, कोई किसी सड़क के कारण, कोई बिजली के कारण, कोई अन्य कारणों से बहुत तेजी से ग्रामीण अंचल से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, लगभग 30% आबादी उत्तर प्रदेश की भी इस समय नगर निगमों में, नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में इस समय मौजूद है। मान्यवर, पहला बजट जो था, उस बजट के मुकाबले लगभग 2 से 2,500 करोड़ की बचत की कटौती की गई है। मान्यवर, उन सब बातों से पहले हमारे राकेश भाई विधायक भी यहां पर बैठे हैं। अभी चर्चा हो रही थी इस चीज की कि इतने महत्वपूर्ण विभाग में मान्यवर प्रमुख सचिव यहां पर मौजूद होने चाहिए थे, एक बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद ही नहीं है। मैं मान्यवर आपसे कहना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय ने, आप बजट के समय होना चाहिए मान्यवर अधिकारी महोदय, प्रमुख सचिव है ही नहीं यहां पे, आज बैठे हैं अमृता, प्रमुख सचिव नहीं है जी, नहीं है मान्यवर। अभी नगर विकास से कौन है मान्यवर? इतनी देर का समय खराब ना हो। सचिव बैठे हैं नगर, अभी प्रमुख सचिव भी थे, वो सचिव बैठे हैं मान्यवर। चलिए, वो बैठे हैं सचिव और प्रमुख सचिव। बताइए, हर सचिव को रहना चाहिए, कह रहे हैं कि बजट बढ़ रहा है, लेकिन अपने संपूर्ण बजट का अगर 2021-22 का उठाएं तो लगभग 40% मात्र खर्च कर पाए थे। अगर पिछले बजट का उठाएं, इसमें भी लगभग 37% बजट की माननीय मंत्री जी अभी तक आप खर्च नहीं कर पाए। माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि हम योजनाएं बढ़ा रहे हैं, ज्यादा देने जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो योजनाएं हैं वो इस तरह की है। कहां तो तय था चिराग हर शहर के लिए, और कहां चिराग महसूस नहीं, कहां तो चिराग था, कहां तय था चिराग हर घर के लिए, और कहां महसूस नहीं शहर के लिए। आपकी सारी योजना इस तरह की हैं। मान्यवर, जब अयोध्या का प्रकरण आया और माननीय मंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों का जिक्र किया, तो माननीय मंत्री जी और इस सरकार का जो सबसे ज्यादा खराब रवैया रहा, कोरोना का भी जिक्र था। उस कोरोना के समय में जब पूरा शहर बंद थे, पूरे शहर बंद थे, सड़कें सुनसान थी, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, कोई किसी तरह की इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, उस समय पर अगर सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो सफाई कर्मचारियों ने काम किया। और कोरोना वॉरियर अगर सबसे बड़े थे तो सफाई कर्मचारी थे। माननीय मंत्री जी ने ये बात कही कि अयोध्या में जब सफाई कर्मचारी हमने वहां 500 से ज्यादा आसपास के शहरों के जुटाए और सफाई करने निकले तो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा हम धन्य हैं। ये बात तो सही है, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर आपने अयोध्या का एयरपोर्ट रखा, मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं। लेकिन जब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो माननीय मंत्री जी आपको यह सोचना चाहिए था कि 1985 के बाद कोई स्थायी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, सारे पद रिक्त पड़े हैं। अरे मान्यवर, जब अयोध्या जैसे प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही थी और तब आपने एयरपोर्ट का नाम रखा, उसी समय आपको घोषणा उसी मंच से करनी चाहिए थी। हमारे कोरोना वॉरियर्स की, हमारे सफाई कर्मचारियों की, वो ऐसे सफाई कर्मचारी जो सबसे ज्यादा जटिल और कठिन काम करते हैं, उस बदबू में घुसने का काम करते हैं, उस मल में घुसने का काम करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता। हम तो तब जानते, वहीं पर आप घोषणा करते कि जितने रिक्त पद पड़े हैं सफाई कर्मचारियों के, उन पर स्थायी नियुक्ति हमारी सरकार करेगी। अगर मान्यवर नियुक्ति आप अगर स्थायी नहीं कर पाते तो कम से कम यही घोषणा कर देते
जितने आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनको हम लोग कम से कम संविदा पर रख देंगे। और अगर कम से कम संविदा के रखने की बात भी ना करते मान्यवर, उन सफाई कर्मचारियों को जिनको आप आउटसोर्सिंग पर रखते हो, उनको आउटसोर्सिंग पर रखते हो, उनकी तनख्वाह कम से कम सरकार सीधा देने का काम कर देती, जिससे कम से कम ठेकेदार से उनका छुटकारा उनको मिल जाता। लेकिन नहीं, सिर्फ आपको उनकी पीड़ा देखनी थी, उनकी भावनाओं से खेलना था। उनकी भावनाओं से खेलकर आप लोग उनको उसी जगह रखना चाहते हैं। मान्यवर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में समता और समानता की बात की है, और जब समता और समानता की बात आती है तो एक तरह के काम के लिए अलग अलग वेतन आप नहीं दे सकते। सफाई कर्मचारियों को संविदा पे जो लोग हैं उनको वेतन है 25,000 के लगभग, और जो आपका आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह रोजाना की 395 रुपए मात्र बैठती है। अरे कम से कम मान्यवर, भगवान राम जी के नाम पर उसी दिन या सदन के माध्यम से आप घोषणा कर दीजिए कि जो आपके संविदा सफाई कर्मचारी हैं कम से कम समान वेतन और समान काम के हिसाब से जो आउटसोर्सिंग पे सफाई कर्मचारी हमारा भाई है उसको और समान वेतन संविदा पर 25,000 रुपए देने का काम करेंगे। इस बजट में अगर उसके लिए व्यवस्था की होती तो मान्यवर बड़ा अच्छा होता। लेकिन आपने बात की नमामि गंगे की। नमामि गंगे पर नाम पर मान्यवर, अगर किसी शहर में चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, सड़क पहले बनती है, फिर उखड़ती है, फिर बनती है, फिर उखड़ती है। उसमें ऐसा भ्रष्टाचार है माननीय मंत्री जी, उसकी जांच अगर करा ले तो बहुत अच्छा बेहतर रहेगा। अगर आप मान्यवर देखेंगे कान्हा गौशालाओं की हालत, हर शहर पर, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आवारा पशु भरे पड़े हैं। कभी तो जान ले रहे हैं व्यक्ति की, कभी किसी के घर में घुस जा रहे हैं। ये जो आपने बजट कान्हा गौशालाओं के नाम पर रखा है और पशुओं के नाम पर, ये बहुत कम है। इसको बढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए। और उन्हीं शहरों में मैं खास तौर से मेरठ का अगर जिक्र करूं तो मेरठ में इस समय पर आप चले किसी बड़े शहर में चले जाइए, जहां हमारा पशु जानवर खड़े जिनको सांड भी कह देते हैं हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ कुत्ते हैं। कुत्ते हमारा कुत्ते घूम रहे हैं, बच्चों को नोच कर खा जाते हैं, उन पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपने मेरठ शहर का बताऊं तो हर दिन कोई ना कोई कुत्ता किसी ना किसी बच्चे को, बुजुर्ग को फाड़ने का काम करता है। इसके बाद बंदर की हालत यह है, जहां कोई देहात में है वही शहरों में कोई महिला हमारी बहन ऊपर नहीं जा सकती, छत पर जाती है तो झमट्टा मारकर गिरा देते हैं। ना जाने कितने एक्सीडेंट उनके हो चुके इस तरह के। माननीय हम कहना चाहते हैं आप, जो सड़कें लगातार बनने का काम कर रहे हैं, इतना बजट हमने सड़कों के लिए बढ़ा दिया। मान्यवर किसी शहर में जाकर देखिए व्यवस्था क्या है। सड़कों की दीन हालत इस समय पर है, और इतनी दीन हालत है कि बहुत बुरी स्थिति में है। मान्यवर जब हम नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम किसी में चले जाइए, मैं मेरठ की आपको बता दूं, कम से कम सैकड़ों जगह पूरे प्रदेश में मलिन बस्तियां हैं। मलिन बस्तियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जहां पर हमारे दलित भाई रहते हैं, जहां पर हमारे मुस्लिम अकलियत के भाई रहते हैं, वहां पर यह सरकार बचत देने का काम नहीं करती। और अगर मेरठ की बात करूं, नून नगर वैशाली रोड हो, चाहे फैलाब नगर हो, चाहे आपके तमाम वार्ड उस तरह के हो जहां पर दलित और मुस्लिम आबादी रहती है, उसके साथ भेदभाव करने का काम करती है। मान्यवर हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह की व्यवस्था करें कि उन मलिन बस्तियों में भी कम से कम विकास होने का काम हो। मैं आपसे मान्यवर कहता हूं, कूड़ा जो आपका है पूरे के पूरे शहर, उनके कई कोने कूड़ों के बड़े बड़े ढेर और पहाड़ लगते जा रहे हैं। उसका वेस्टेज को खत्म करने के लिए जो आपका काम है, मुझे नहीं लगता 100 साल तक भी उस कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। उस कूड़े निस्तारण की भी व्यवस्था हमें और आपको सबको मिलकर सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे के पूरे शहरों से जिस तरह आबादी बढ़ रही है, कूड़ा बड़ी संख्या में निकल रहा है। दूसरी तरफ पर्यावरण की बात हम लोगों को आप लोग करते हैं। बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लोगों ने जिस तरह लोगों को बहकाने का काम किया, आज स्मार्ट सिटी में कई किसी सिटी में चले जाइए, बहुत बद से बदतर स्थिति है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से मैं मेरठ का जिक्र आपको करूंगा, इतनी बुरी हालत है कि व्यक्ति बाहर निकलता है, दमे उससे परेशानी और दिक्कत में आ जाता है। आपको देखिए, मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो स्वच्छ अमृत योजना की बात की, जो आपने स्वच्छता अभियान की बात की, इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश की है।
जल भराव के बारे में आपने कहा, उन्हीं मलिन बस्तियों में परेशानी और दिक्कत में गरीब व्यक्ति रह रहा है। मान्यवर, हम कहना चाहते हैं जल भराव की स्थिति में जो आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया पैसों का, उसमें कम से कम अभी दुगनी वृद्धि करेंगे, तब वो गरीब लोग परेशानी और दिक्कत से हालात में निपट पाएंगे। मान्यवर, लास्ट बात आपसे करते हुए लास्ट बात को मैं खत्म कर